स्टार्ट कर देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करें, इसमें कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक मार्कोविट्स थ्योरी पोर्टफोलियो एनालिसिस में, फिर CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही. फाइन. वन सच इज CAPM मॉडल, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ये वाला पहले अपने करते हैं. CAPM मॉडल क्या है? अब देखो CAPM मॉडल जो है वो इट वाज डेवलप्ड बाय W सापे एंड टॉबिन एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल कैपिटल एसेट्स. ये जो कॉन्सेप्ट है CAPM का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका मतलब ही है जो कैपिटल एसेट्स है उसको हम कैसे प्राइसिंग करेंगे, उसका ये एक मॉडल है. फाइन. अब कैपिटल एसेट्स क्या है? जहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. इसका मतलब द एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं. कैपिटल, जब मैं मार्केट से पैसे उठा रही हूँ, इन्वेस्टर्स मुझे मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जनरल क्या है एजम्पशन कि दे विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न. तो ये जो रिटर्न है उसको हम कैलकुलेट करते हैं. वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. The cost of capital is the expectation that the investors expect from the investment they are doing in our company, right? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा कि मैं आपके पैसे को लेकर, अगर मेरी कंपनी है और आपके पैसे, आपके कैपिटल को मैं अपनी कंपनी में यूटिलाइज कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए कितना रिटर्न आपको देना पड़ेगा, राइट? मैं 10 लाख रुपए ले रही हूँ, तो 10 लाख में अगर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो मुझे 10% तो निकालना पड़ेगा. इसका मतलब मैं उतना प्रॉफिट जनरेट करूंगी तब तो 10% दूंगी. हम लोग सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट. बट हाउ डू वी जनरेट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल? So there are different scenario and different ways, different formulas that has been developed by different theorists. Now CAPM model is one such, right? CAPM का द मेजर, मैं एक बार थ्योरी में आ जाती हूँ. मॉडर्न थ्योरीज रिलेटेड टू फाइनेंस प्रोवाइड अ थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन of the risk involved in pricing the financial assets in the market. CAPM model is the theory. The CAPM was developed and modified by financial economists through the 60s, W. Sape and Tobin. It can be applied to all capital assets such as shares, debentures and government securities. So अगर अपने बात करें, ये CAPM मॉडल हर केस में एप्लीकेबल है. वाइदर कैपिटल एसेट्स हो, लाइक वो डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, किसी भी केस में हम लोग यहाँ से कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट? व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल एसेट. CAPM का मेजर इम्प्लीकेशन क्या है? द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ CAPM कैन बी स्टेटेड as the expected return of an asset will be related to a measure of risk for that asset known as beta. CAPM specifies the manner in which expected return and beta are related. अब यहाँ पर क्या बता रहा है? CAPM का मेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस किस चीज़ों पे फोकस कर रहा है? ये बोल रहा है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक एसेट से, इन्वेस्टर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है. लाइक मैं अगर कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इट इज़ प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट इन्वेस्टमेंट. देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिस्क है तो हम वहाँ से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? सेम वे अगर किसी इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है तो हम वहाँ से रिटर्न उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. नॉर्मल सी बात है ना. जिसमें ज़्यादा रिस्क हम ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम रिस्क कम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो CAPM भी एक मॉडल है जहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट एसेट will be related to a measure of risk for that asset known as beta. तो बीटा जो कंपोनेंट है ये क्या करता है? ये पूरे जो इक्वेशन हमारे वहाँ पे वो मेजर करता है रिस्क फैक्टर को, कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है. फाइन. CAPM specifies the manner in which expected return and beta related. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा किस तरीके से रिलेटेड है. According to CAPM, the relationship between risk and return is KI, that is the required return of capital. ये KI का मतलब है required return of capital is equals to, देखो RF, that is risk free return. RF का मतलब होता है रिस्क फ्री. ये इक्वेशन है, इक्वेशन को याद कर लेना अच्छे से. RF risk free return plus beta. Beta is the beta coefficient of the security. Beta measures the volatility of the security, मतलब वो कितना रिस्की है. Multiplied by KM, that is your market expected return or rate of return on market portfolio. Market rate of return क्या है?
माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। आकृति समझ में आया ये इक्वेशन? बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू CAPM द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज, अब CAPM के हिसाब से रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से अपने दिखाएंगे? KI दैट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन सिक्योरिटी, ये हम क्या मेजर कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू RF दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो रिस्क फ्री है, बिल्कुल इसमें रिस्क नहीं है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं होता, प्लस बीटा, बीटा मतलब जो हमारा बीटा कंपोनेंट है वो सिक्योरिटी कितनी वेरिएबल है, कितनी वोलाटाइल है, उसको मेजर करता है बीटा, मल्टीप्लाइड बाय KM दैट इज योर KM मतलब ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उस वक्त में मार्केट कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर दे रहा है, माइनस RF, अगेन RF जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ दैट एसेट और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट सिक्योरिटी, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर देखो रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या हुआ? द ROI इज अ रियलाइजेबल कैश फ्लो अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर और ओनर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रिटर्न मतलब क्या हुआ? द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने जो पैसे लगाए मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, वो ये ना रिटर्न, मुझे क्या मैंने जो पैसे लगाए थे, तो मैंने 100 रुपये लगाए, मुझे 120 आया, तो 20 रुपया जो एक्स्ट्रा है दैट इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच आई कैन से इट्स 20%, 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन डन। Expected rate of return, अब it is the average return that one expects to receive on an investment over the long term। एक हो गया रिटर्न जो मुझे आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैंने रियलाइज किया, 100 रुपये लगाए 120 आया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कुड बी हायर एज वेल एज लॉन्गर, मैं मतलब सॉरी हायर और इट कुड बी लोअर, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 150 आना चाहिए था पर 120 आया, या मैंने एक्सपेक्ट किया 110 आना चाहिए था पर 120 आया। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैन बी हायर और लोअर, राइट? सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? K इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ PI/KI, ये N जो है वो टाइम फैक्टर है, कितने टाइम फैक्टर का है, I इज इक्वल्स टू 1 दैट इज द टाइम पीरियड, PI मतलब प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी एंड K इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एंड KI इज द पॉसिबल। P और K जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपने, K मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, ये मेरी प्रोबेबिलिटीज है, इस टाइम में हम ऐसे देखो, यहाँ पर ये देखोगे तो समझ में आएगा, सिनेरियो है, डिफरेंट टाइप्स का सिनेरियो है, हम मान के चल रहे हैं मैं एक इन्वेस्टर हूँ, राइट, मैं मान रही हूँ मैं एक इन्वेस्टर हूँ। अब ये इकोनॉमी के 3 तरह के सिचुएशंस है, बूम, नॉर्मल, रिसेशन, फाइन। अब जब बूम सिचुएशन है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, तो उस टाइम में हम मान रहे हैं कि 30% बूम होने के चांसेस, ये चांसेस होने के मतलब इस ये सिनेरियो में हमारे जो चांसेस हैं हमें 0.30, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमी में बूम फेज रहेगा 30%, उस टाइम में रिटर्न आएगा मुझे 25%। अच्छे से समझो, मैं मान के चल रही हूँ बूम फेज है, उस टाइम में वो फेज आने का चांसेस है 30% और वो आएगा तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 25%, फाइन। नॉर्मल जो सिचुएशन है उसके चांसेस आने के 50% है और नॉर्मल सिनेरियो आने के चांसेस 50% है और उस टाइम में मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 20%, फाइन। थर्ड वन इज द रिसेशन, आई कैन एक्सपेक्ट कि रिसेशन भी आ सकता है, उसके आने के चांसेस 20% है और उस वक्त रिटर्न आने के चांसेस है 15%, राइट। तो ये तीनों केसेस को मिला के इसका समेशन हम निकालेंगे, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं ये तीनों सिनेरियो को मल्टीप्लाई करके प्लस करके समेशन करके मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगी, क्योंकि एक आदमी का जो सिचुएशन है वो हर सिचुएशन को लेकर सोचेगा ना कि भाई ये हुआ तो क्या होगा, ये ऑकर हुआ तो क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न। हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी ऐसा तो नहीं है, हम सारे सिनेरियो को लेकर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सिनेरियो में ये रिटर्न ऑफ होगा, ये सिनेरियो में ये रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, सबका समेशन निकाल रहे हैं. सो वी गेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एज 20.5%. समझ में आया आकृति? मार्केट पोर्टफोलियो क्या है? इट इज द पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द रिस्की सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड इन द मार्केट. मार्केट पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, मैं कितने जगह पर इन्वेस्टमेंट की हूँ. मार्केट पोर्टफोलियो मतलब मार्केट में टोटल कितनी सिक्योरिटीज ट्रेड की जा रही है. फाइन. रिस्क का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, रिस्क का मतलब चांस ऑफ लॉस. जो सोचे थे वो नहीं होने के चांसेस, राइट. अब कितने तरह का रिस्क हो सकता है? एक तो डिफॉल्ट रिस्क होता है, रिस्क कोई भी जगह पर रिस्क होगा. बिजनेस रिस्क है, बिजनेस करने पे रिस्क होगा. सिस्टमेटिक रिस्क जिसको अपने अनडाइवर्सिफाइबल या बिजनेस रिस्क बोल सकते हो, इंडस्ट्री रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क नाम है सिस्टमेटिक, बट ये अनडाइवर्सिफाइबल है, जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है. आई कैन नॉट डाइवर्सिफाई दैट रिस्क. मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो सिस्टमेटिक रिस्क रहेगा ही कुछ हद तक. इंटरेस्ट रिस्क जो है मैक्सिमम रेगुलेटर्स के ऊपर, मनी जो फ्लो है उसके ऊपर होता है. लिक्विडिटी रिस्क अगेन इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटर्स फाइनेंशियल मार्केट. मार्केट रिस्क मार्केट के ऊपर है. क्रेडिट रिस्क कितना मुझे उधार मिलेगा नहीं मिलेगा. पावर रिस्क. ठीक है. नाउ the risk of a portfolio comprises systematic risk, also known as undiversifiable risk, and unsystematic risk, which is also known as idiosyncratic risk or diversifiable risk. ये नाम में थोड़ा confusion है, इसको अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, राइट. मैं भी गलती करती थी पहले. सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो अनडाइवर्सिफाइबल है, मतलब हम उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. मैं अगर सोचूं कि नहीं भाई मैं ये वाला स्टॉक को चूज करूंगी, ये वाले नहीं, तो उससे मैं अपने रिस्क को कम कर लूँ. तो सिस्टमेटिक रिस्क वो नहीं है. मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगी तो 20% 30% हमको एक्सपेक्ट करना है, रिस्क रहेगा ही. तो वो अनडाइवर्सिफाइबल है, दैट आई कैन नॉट चेंज, क्योंकि हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सेम वे में अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड. अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जिसको अपने डाइवर्सिफाई कर सके. हो सकता है मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए हों जो बहुत रिस्की है, तो मैं उसको डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ ना. तो मैंने क्या किया, मैंने उस ABC के जगह पर EFG ले लिया, वो स्टॉक्स को चेंज कर दिया. दैट मीन्स आई एम डाइवर्सिफाइंग माई रिस्क. समझ आया? तो हाँ हाँ करी जा रही है, सच्ची में समझ में आ रहा है. अच्छा अच्छा. सिस्टमेटिक रिस्क रेफर्स टू दी रिस्क कॉमन टू ऑल सिक्योरिटीज. अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? अब देखो, सिस्टमेटिक रिस्क में इंडस्ट्री रिस्क, मार्केट रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. तो वो जो अनडाइवर्सिफाइबल पार्ट है वो हम लोग कैसे भी करके चेंज नहीं कर सकते. बट जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जिसको अपने डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोलते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं. फाइन. A rational investor should not take on any diversifiable risk, as only non-diversifiable risks are rewarded within the scope of this model. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है rational investor should not take on any diversifiable risk, as only non-diversifiable risks are rewarded within the scope of this model. Therefore, the required return on an asset, that is the return that compensates for risk taken, must be linked to its riskiness in a portfolio context. CAPM में हम लोग क्या कर रहे हैं? CAPM में हम लोग रिस्क को ही एसोसिएट तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइबल पोर्शन की बात नहीं है, बट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस, उस पर ध्यान मत दो. In other words, the beta of a portfolio is the defining factor in rewarding the systematic exposure taken by an investor. अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. हम लोग जो CAPM मॉडल पढ़े, यहाँ पे बीटा फैक्टर जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो सिक्योरिटी कितनी वोलाटाइल है, कितना रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, वो उसका बीटा बताता है. बीटा. अब बीटा इफ इट इज़ मोर देन 1, मतलब क्या, वो मार्केट से ज़्यादा रिएक्टिव है. मार्केट ऊपर या नीचे होगा 10% और मेरा बीटा +1 है, मोर देन 1 है, इसका मतलब वो ज़्यादा जल्दी ऊपर या नीचे होगा. तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है. जब एक सिक्योरिटी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वो रिस्की ज़्यादा होता है. अब यहाँ पर CAPM मॉडल क्या बता रहा है कि इन अदर वर्ड्स द बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इज द डिफाइनिंग फैक्टर इन रिवॉर्डिंग द सिस्टमेटिक एक्सपोजर टेकन बाय एन इन्वेस्टर. अभी जो बीटा है, हायर द बीटा यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट.
Risk also refers to the dispersion of a probability distribution. In finance, it indicates about standard deviation. The standard deviation can be more sophisticated. It can be calculated as, अब यहाँ पर standard deviation क्या है? Summation of PI, that is probability of all the returns, minus K square. ये हम लोग आगे करेंगे तब प्रैक्टिकली समझ में आएगा. Theoretically it is not possible to explain all this thing. Standard deviation सीधी सी बात है, deviation होना. कॉन्सेप्ट समझ लो. रिस्क मतलब कि मेरा कितना डिस्पर्शन है, एक्चुअली मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ से कितना दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं. हमको जाना एक डायरेक्शन में था, हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं. मेरा एक्सपेक्टेड था 50% रिटर्न, मुझे 40% मिला, 10% कम है. सीधा कॉन्सेप्ट है, तो वो मेरा रिस्क है. बीटा, यहाँ से शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ये क्वेश्चन से फॉर्मूला आ सकता है. तो दिस इंटायर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. A measure of the volatility or systematic risk of a security or a portfolio in comparison to the market as a whole. तो बीटा क्या है? बीटा इज अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी, कि कितना वोलेटाइल है आपका सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट. क्योंकि देखो मार्केट तो ऑटोमेटिकली वोलेटाइल होता ही है. मार्केट में हम पैसे लगाएंगे और हम सोचेंगे मार्केट बिल्कुल स्टेबल मुझे रिटर्न देगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि एवरी टाइम डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है, ट्रांजैक्शन होते जा रही है, तो सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस चेंज होंगे ही, राइट. तो बीटा क्या कर रहा है? एक स्टॉक का जो कोई भी सिक्योरिटी का जो बीटा है वो क्या कर रहा है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी होगी वो बता रहा है हमें इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एज अ होल. ये किस कंपैरिजन में बता रहा है? इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एज अ होल. क्लियर हो रहा है आकृति? ओके. अलग अलग होगा, यस. उसी को तो मेजर कर रहा है ना बेटा. तो बेटा किसको, ये जो बीटा कोएफिशिएंट है ये किसके संग, इन रेफरेंस टू द मार्केट एज अ होल, किस मार्केट की तुलना में ये हो रहा है, ये चीज हमें समझना है. वो पढ़ा रही हूँ, रुको रुको, वहां तक नहीं पहुंची हूँ मैं, रुक जाओ. बीटा इज यूज्ड इन द, तुम लोग फास्ट फास्ट भाग रही हो. एग्जाम के टाइम में बहुत स्पीड आ जाती है ना. Beta is used in the capital asset pricing model, a model that calculates the expected return of an asset based on its beta and expected market return, also known as beta coefficient. तो beta coefficient होता है मतलब उस स्टॉक का एक coefficient होता है जिससे हमें समझ में आता है. Beta is calculated using regression analysis, and you can think of a beta as the tendency of a security's return to respond to swings in the market. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. बेटा ऑफ 1 मतलब वो मार्केट के, वो स्टॉक जो है वो मार्केट के संग संग चलेगा. मार्केट ऊपर जा रहा है वो भी जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है वो मतलब बराबर चलेगा. बेटा ऑफ लेस देन 1 मीन्स दैट सिक्योरिटी विल बी लेस वोलाटाइल देन मार्केट. अगर बीटा कोएफिशिएंट जो वो लेस देन 1 है, इसका मतलब वो कम वोलाटाइल है. मार्केट जितना मूव करेगा उसके मुकाबले ये कम मूव करेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ. A beta of greater than 1 indicates that the securities price will be more volatile than the market. अगर मोर देन 1 है, जो मैंने अभी बताया कि सिक्योरिटी प्राइस से वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, मतलब मार्केट से ज़्यादा वोलाटाइल. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टॉक्स बेटा इज 1.2, इट थियोरेटिकली 20% मोर वोलाटाइल देन द मार्केट, राइट. मतलब क्या, अगर एक स्टॉक का बेटा जो है, बेटा कोएफिशिएंट इज 1.2, इसका मतलब वो मार्केट से ज़्यादा वोलाटाइल होगा. मार्केट 100 रुपया ऊपर उठ रहा है तो ये 120 रुपया ऊपर उठेगा. मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरा है तो ये 120 पॉइंट नीचे गिरेगा. ऊपर नीचे दोनों ही तरफ ये ज़्यादा वोलाटिलिटी शो करेगा, राइट. मेनी यूटिलिटी स्टॉक हैव अ बेटा ऑफ लेस देन 1. फॉर्मूला देखो, बेटा इज इक्वल्स टू कोवेरियंस RI मल्टीप्लाई RM डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन M, where covariance RI RM is the variance between the return on security and return on market portfolio M. ये जो कोवेरियंस है ऊपर में बेटा को निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना, इज इक्वल्स टू कोवेरियंस RI तो RM. RI मतलब रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एंड RM है टोटल मार्केट रिटर्न, मतलब पूरा मार्केट का जो पोर्टफोलियो उसका रिटर्न, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन. where covariance is the variance between return on security. ओके. अब ये फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला करने पे समझ में आएगा. बेसिक एग्जाम्पशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन इन्वेस्टर क्या क्या चीज़ें वो सोचता है. एम टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक यूटिलिटीज, नॉर्मल सी बात है,
हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहेंगे. आर रैशनल एंड रिस्क अवर्स, आर ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आर प्राइस टेकर, दैट इज दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस. हम लोग प्राइस टेकर्स हैं, वी कैन नॉट चेंज इट. कैन लेंड एंड बोरो अनलिमिटेड अमाउंट्स अंडर द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, trade without transaction or taxation cost, deal with securities that are all highly divisible into small parcels. मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में तो सब चीज़ों का दाम है ना. assume all information is available at the same time to all investors. ये मान के चल रहे हैं कि सारे इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल. फाइन. ये है कैपिटल मार्केट लाइन, CML. फाइन. ये क्या है देखो, ये RF, यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट जो लाइन कैपिटल मार्केट लाइन है, ये क्या बता रहा है. ये क्या है, इस तरफ में अपने देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न. इधर देखो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है. जैसे अपना प्राइस बढ़ता है ना, प्राइस हम लोग इधर करते हैं ना, तो वैसे ये एक्सपेक्टेड रिटर्न इधर शो कर रहे हैं फिगर में. हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं क्या, इधर पे अपने देख रहे हैं रिस्क फैक्टर को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं. इस पॉइंट में देखो ये रिस्क लेस रिटर्न है. यहाँ पे देखो ये रिस्क फ्री है, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क कम है. तो जैसे मेरा रिस्क कम है, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम है. फाइन. अब ये जो मेरा ऊपर में देखो, ऊपर में क्या आ रहा है, मेजर ऑफ रिस्क प्रीमियम. यहाँ से ये मार्केट जो रिटर्न है वो बढ़ते जा रहा है. जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, उतना ज़्यादा हमारा रिस्क प्रीमियम भी बढ़ते जाए. इस तरफ देखो, ये वाला पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन है रिस्क फ्री फैक्टर. अब ऊपर में देखो, ऊपर में क्या हो रहा है, CML क्या एक्सप्रेस कर रहा है, RM माइनस RF. जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है RM माइनस RF, उतना तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. उसके संग हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा कोएफिशिएंट, राइट, तो टोटल इन ऑर्डर टू गेट द टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न. बट जनरल क्लास में आप देखो, अगर जनरल एक एज अ लेमैन अगर आप समझो, तो अपने क्या समझ रहे हैं कि हमारा ये RM जो मार्केट रिटर्न है माइनस रिस्क प्रीमियम या रिस्क फ्री रिटर्न जो है, वो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न. जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, देखो जितना जितना ऊपर की तरफ तुम बढ़ते जाओगे, उतना तुम्हारा रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा. रिस्क प्रीमियम ही बढ़ेगा ना, रिस्क लेने का, रिस्क ले रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो वो भी बढ़ता चला जाएगा. समझ आया, क्या समझ में आया. बढ़ेगा क्योंकि वो मार्केट जो रिटर्न है, मार्केट रिटर्न बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि रिस्क फ्री के ऊपर हम जा रहे हैं. ये रिस्क फ्री पोर्शन ये वाला है, ये नीचे वाला पोर्शन रिस्क फ्री है. यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम है. अब जितना हम रिस्क फ्री से ऊपर चले जाएंगे, मतलब द हायर द डिफरेंस बिटवीन द RM माइनस RF, उतना ज़्यादा हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी करेंगे, है ना. पॉइंट RF इज द रिस्कलेस, वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. फिगर 2, द लाइन RFB रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्कलेस एंड रिस्की एसेट. यहाँ पे जो पॉइंट RFB है, कहाँ पर है RFB, इधर पे कहाँ दिखा रहा है, अच्छा ये वाला, हाँ उसी को लिया जी. RFB रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्कलेस एंड रिस्की एसेट. ये वाला टोटल कॉम्बिनेशन लिया हुआ है. द पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद द पाथ RFB इज कॉल्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो. इफ इट क्रॉसेस B इट बिकम्स बोरिंग पोर्टफोलियो. ये वाला तुम लोग छोड़ दो, ये वाला पोर्शन का ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक तुम लोग का CML पढ़ने का ज़रूरत है BBA में, ज़्यादा मत पढ़ने जाओ. अच्छा, ये हो गया पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड, पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न तुम लोग का नॉर्मल नहीं है, मैंने नहीं देखा सिलेबस में. हाँ स्टॉक्स का रिटर्न है, बट स्टिल ये वाला फॉर्मूला याद कर, एक बार करके रख लो. ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू RF, दैट इज योर रिस्क फ्री पार्ट, प्लस your RM minus RF divided by standard deviation multiplied by standard deviation of the portfolio. ये standard deviation of market portfolio multiplied by standard deviation of the portfolio. सम्स करने पे ये सब समझ में आएगा, थ्योरी में समझाने से नहीं समझ पाएगा. अच्छा, ये हो गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन. अब अपने आ जाते हैं पूरी सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर. अभी ऊपर में जैसे ये कैपिटल मार्केट लाइन में थे,
कैपिटल मार्केट लाइन वॉज वेरी सिंपल इन कंपेरिजन टू SML, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीधा समझ में आया कि जितना हम अपने ऊपर जाते जाएंगे रिस्कलेस रिटर्न से ऊपर, रिस्क फ्री के ऊपर जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न, उतना ज़्यादा हमें रिस्क भी लेना होगा। फाइन। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है? द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज मेजर्ड बाय ए कैपिटल मार्केट लाइन। ये जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप था हमने ऊपर मेजर कर लिया, ऑफ एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज मेजर्ड बाय CML. All portfolios other than efficient portfolio will lie below the CML. The CML does not describe the risk-return relationship of inefficient portfolio of individual security. ये जो CML लाइन है ये कोई भी inefficient portfolio के बारे में हमें नहीं बताता है. The CAPM specifies the relationship between expected return and risk for all securities in all portfolio, whether efficient or inefficient. अब CAPM तो दोनों के बारे में बता रहा है हमें, expected return and risk for all securities. We have seen earlier that total risk of a security as measured by standard deviation is composed of two components. हमने दो चीज़ देखी कि रिस्क जो है कोई भी सिक्योरिटी का वो हम मेज़र कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन हम मेज़र करते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे कितना हम डिविएट कर रहे हैं. So there are two components, one is systematic risk, another is unsystematic risk or diversifiable risk. An investment is diversified and more securities are added to a portfolio. Unsystematic risk tends to become zero and only relevant risk is systematic risk measured by beta. Hence it is argued that the correct measure of security risk is beta. तो ये माना जाता है कि कितना रिस्क है उसको मेजर करने का एक ही तरीका बीटा. The beta analysis is useful for individual securities and portfolio whether efficient or inefficient. अब देखो ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट जो है ये क्या बता रहा है कि जो मार्केट प्राइसिंग है वेदर दैट इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, कैसा भी पोर्टफोलियो हो उसको उसका रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग को बेटा एनालिसिस वेरी हेल्पफुल. द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. लेट अस कंसिडर XY ग्राफ. यहाँ पर देखो दिखा रहा है. अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है. एक हो गया ये रिस्क फ्री रिटर्न. फाइन, रिस्क फ्री हमारा यहाँ पर है, ये RM. अब नॉर्मल सी बात है ये RM हो गया हमारा जो मार्केट रिटर्न है. अब जितना ऊपर की तरफ चलते जाओ ये मेरा रिस्क प्रीमियम आते जाएगा. तो सिक्योरिटी और ये मेरा बीटा, यहाँ पर बीटा दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है ये. अच्छा, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो पीरियड 1. देखें, risk-free assets as expected return equivalent to RF. Let us consider the XY graph. XY graph कहाँ है? Where the expected return are plotted on OY axis and beta coefficient on OX axis. अच्छा, ये beta coefficient है OX, ये X है ये Y है. ठीक है. A risk-free asset has expected return. अच्छा, ये वाला SML जो है इसको मैं थोड़ा कॉपी में करके समझाती हूँ, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल बात है. ऐसे SML लाइन जो है कॉपी में करके समझाती हूँ, कॉपी में या वो टैब लेकर मैं